नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमर उजाला और अमर उजाला का खास शो खबरों के खिलाड़ी। अमर उजाला का ही क्यों, डिजिटल जितने भी चैनल्स हैं सभी चैनलों में सबसे पॉपुलर और सबसे बेहतरीन शो माना जाता है ये खबरों के खिलाड़ी, जहां खबर लिखने वाले, खबर गढ़ने वाले ही खबरों का सटीक विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आपकी राय को भी थोड़ा सा साफ करते हैं किसी भी खबर को लेकर। मौसम चुनावी है, चर्चा चुनावी ही होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त एक ऐसी चर्चा देश में हो रही है जो कि चुनावी चर्चाओं को गौड़ कर दे रही है। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि अगर महिला शिक्षित होगी तो संभोग के समय वो प्रजनन को रोक पाएगी। ये उदाहरण देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में एक अलग बहस को जन्म दे रहे हैं। ये बात वो विधानसभा में कहते हैं, ये बात वो विधान परिषद में कहते हैं और दूसरे दिन ज्ञान देने के बाद माफी मांगते हैं और ये कहते हैं कि मैं खुद अपनी निंदा करता हूं। उस सदन में जहां पर यह माना जाता है कि एक तरीके से लोकतंत्र का मंदिर होता है, वो चाहे वो संसद की बात करें चाहे विधानसभा की बात करें, वहां पर जहां महिला विधायक तमाम बैठी हुई हैं वहां एक ऐसा बयान नीतीश कुमार देते हैं और बाकायदा उसे एनालिसिस करके बताते हैं। अपनी सरकार की तारीफ करना चाह रहे थे लेकिन उनके बोल इस तरीके के थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी सड़क गली पर चलता हुआ कोई लफंगे जैसा बात कर रहा हो। लफंगा कहना अतिशयोक्ति है पर फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि शब्द कुछ वैसे ही थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी से चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल जी हैं, मेरे दूसरी तरफ प्रेम कुमार जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, समीर जी मेरे साथ हैं, राणा जी हमारे साथ हैं इस वक्त और विनोद सर हमारे अभिभावक जो कि आपकी जो राय होती है खबरों को लेकर उसे स्पष्ट करते हैं। आज की शुरुआत मैं आगे से नहीं, आज की शुरुआत में विनोद सर से ही शुरू करूंगी। विनोद सर, इतने सालों से हम भी आपको देख रहे हैं लगातार पत्रकारिता करते हुए, आपके लेखकों को पढ़ते हुए। नीतीश कुमार एक ऐसा नाम रहे हैं जिनके लिए बहुत लिखा जाता रहा है। नीतीश कुमार को ऐसा माना जाता है कि वो एक सधे हुए, गढ़े हुए राजनेता हैं। उनकी बात जो होती है वो इतनी हल्के में नहीं ली जा सकती। जब ये बयान आया, जब उन्होंने सदन में ये बात कही तो लोगों ने उसे वापस जा कर देखा वीडियो को कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मॉफ वीडियो बना दिया है। आपकी इस पर सबसे पहले क्या राय है? इंडिया गठबंधन को जो नुकसान होगा, जो होगी, उस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पुरुष, ये किस तरीके का बयान था और कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे वो दूसरे दिन माफ़ी मांगे? देखिए, नीतीश कुमार के बयान को तो जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता और ना ही कोई उसकी जो है क्या कहते हैं उसके समर्थन में खड़ा हो सकता है। बात उनकी जो थी, बात के तथ्य में अगर आप जाएं तो बात अपनी जगह उनकी ठीक थी, लेकिन तरीका और शब्दावली उनकी गलत थी। कहना वो ये चाहते थे कि महिलाएं जब पढ़ लिख जाती हैं तो परिवार नियोजित हो जाते हैं, नियमित हो जाते हैं परिवार, वो बात सच है। जाहिर है, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है परिवारों में जो है आप देखिए बच्चों की संख्या भी कम होती है और जो परिवार नियोजन का जो लक्ष्य है सरकार का वो भी पूरा होता है, ये कहना चाहते थे वो। लेकिन वो जिस शैली में कह गए, जिस भाषा में कह गए, जिस तरीके से कह गए, वो बिल्कुल निंदनीय है और उसकी निंदा सब जगह हुई, सबने की और आखिरकार उनको भी समझ में आ गया कि क्योंकि ये भाषा किसी भी सभ्य व्यक्ति की, किसी नागरिक की, किसी नेता की और ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता की तो कदापि नहीं हो सकती। और फिर नीतीश जी जैसे नेता जिनकी एक गंभीर नेता की छवि रही है, अगर कोई ऐसा नेता जिसकी उच्छृंखल नेता की छवि हो वो इस तरह की बात करता तो भी निंदा तब भी होती, लेकिन तब लोग कहते हैं कि ये तो इस तरह बोलते ही रहते हैं। लेकिन नीतीश जी के बारे में ऐसी बात नहीं थी। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया कि नीतीश जी जैसा गंभीर व्यक्ति, मैं चूँकि व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूँ, मेरे अच्छी उनसे संवाद रहा है जब वो दिल्ली में थे और अभी भी जब आते हैं तो ये इस तरह का बयान उन्होंने कैसे दिया, मेरी खुद समझ से परे है। क्योंकि जिस स्कूल से वो आते हैं, वैचारिक स्कूल से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का जो वैचारिक स्कूल है, वहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान इतना ज़बरदस्त है कि डॉक्टर लोहिया जैसे लोग तो मतलब इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और उसके बाद नीतीश जी का ऐसा बयान मतलब समझ से भी परे है और मुझे लगता है कि उन्होंने इसको महसूस किया और इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी, अपनी भी निंदा की। और इसलिए चूँकि जब कहते हैं हमारे यहाँ कि अगर व्यक्ति स्वयं आत्म परीक्षण करके और क्षमा याचना कर ले तो फिर उसको उस बात को छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर उसके अंदर ये एहसास हो गया है कि हाँ मैंने, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते,
अगर वो अड़े रहते अपनी बात पर, तब निश्चित रूप से उनकी राष्ट्रव्यापी भर्त्सना निंदा होती, जो हो रही थी। और भी हो सकता है कि संज्ञान लिया जाता, कोई हो सकता है कानूनी कार्रवाई करता, कुछ करता, जो भी हो। हालांकि विधानसभा का बयान, इसलिए कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन अब चूंकि माफ़ी मांग चुके हैं, अपनी निंदा कर चुके हैं, तो मुझे लगता है अब इस प्रकरण से हमको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं अभी फिर आपके पास आऊंगी कि इंडिया गठबंधन को इससे कितना नुकसान होगा। चर्चा की शुरुआत हमने विनोद सर से कर ली है। जिस तरीके की बात उन्होंने कही कि वाकई में निंदनीय है, और उन्होंने खुद अपनी आत्मनिंदा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं खुद जो है अपनी निंदा करता हूँ, इसका राजनीतिक असर किस तरीके का होगा, अब जरा चर्चा को उस तरफ ले चलते हैं। हमारे साथ राहुल जी मौजूद हैं। राहुल सर, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त इंडिया गठबंधन को लेकर है, एक व्यक्ति जो कि दर दर हर दल के पास पहुंचता है, उसको इकट्ठा करता है, एक INDIA गठबंधन की एक तरीके से कह लीजिए नींव जो है वो उन्होंने रखी थी। अब इस तरीके का जब उनका ये बयान आता है तो कितना नुकसान गठबंधन को, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा सवाल होगा आपसे वो ये कि इस तरीके के बयान को कितना भुना पाएगी बीजेपी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र कर दिया। देखिए, एक तो विनोद जी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि नीतीश जी की छवि जो है वो कोई महिला विरोधी पॉलिटिशियन की छवि नहीं है। उन्होंने जिस तरह से शराबबंदी की, जिस तरह से उन्होंने बिहार सरकार में 33% आरक्षण है नौकरियों में महिलाओं का, उसी तरह से नगरीय जो वो हैं निकाय हैं या फिर बाकी जगह उन्होंने आरक्षण की, चुनाव में भी आरक्षण की बात की है। और उससे पहले उनकी जो स्कीम्स रही हैं बच्चियों को लेकर, या साइकिल वाली स्कीम उनकी थी एक, तो ऐसा नहीं है कि कोई नारी विरोधी उनकी छवि है। दो बातें जैसे विनोद जी ने कहा, एक तो है कि भाषा पे ऑब्जेक्शन है, इस तरह की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है उनका इशू सही है, महिला जो है उनकी शिक्षा का या फिर सेक्स एजुकेशन की जिसके हम बात करते हैं वो इशू सही है। और मैं बार बार जब ये प्रकरण हुआ था तो मैं दो तरह की बातें करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो एक दोगलापन है उससे पे भी बात होनी चाहिए कि क्या हम फिल्में तो वैसी देख लेते हैं। अभी एक फिल्म आई थी जो है OMG 2, सारी फिल्म जो है वो सेक्स एजुकेशन पे है। उसमें जिस तरह के डायलॉग्स हैं, उसमें जिस तरह की भाषा है, क्या वो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है? तो सारों ने जाके फिल्म क्यों देखी? या फिर हम OTT पे सीरीज़ ऐसी देखते हैं जिसकी भाषा तो और ज़्यादा ख़राब है या और ज़्यादा जिस पे जो है बात होनी चाहिए और ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो हम ये सब कर लेते हैं सोसाइटी में, लेकिन एक नेता ने अगर कोई बात कह दी उसके बाद उस पर माफ़ी भी मांगी है कि ये जो मेरी भाषा थी ये अमर्यादित भाषा थी, इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसके बावजूद हम अब इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, एक राजनीतिक इशू बना रहे हैं, ताकि क्योंकि देखिए महिलाएं जो हैं वो एक बड़ा वर्ग है, वोटर वर्ग है। उसको अगर पॉलिटिकल पार्टीज वोटर वर्ग की तरह देखती हैं तो उसके कारण ये इशू बन रहा है कि महिलाएं खिलाफ हो जाएं। अब जितिन मांझी का भी एक इशू है नीतीश जी के साथ, उसको लेकर भी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो भी जो है जो SC हैं उसमें शेड्यूल कास्ट जो है वो विरोध में आ जाएं, तो एक ग्रुप बन जाए महिलाओं और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनका एक ग्रुप बन जाए और नीतीश जी के खिलाफ खड़े हो जाएं या उनकी पार्टी के खिलाफ खड़े हो जाएं। तो ये एक कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूर है कि नीतीश कुमार को इस मामले पर घेरा जाए। लेकिन जहाँ तक इस इशू का सवाल है, इसमें दो पहलू मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक पहलू है भाषा का जिस पे ऑब्जेक्शन है, एक पहलू है इशू का जिस पे ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल, समस्या सेक्स एजुकेशन को लेकर नहीं थी, समस्या उनके जेस्चर और बयान को लेकर है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। प्रेम सर, जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त दिखाई पड़ रही है कि लगातार बीजेपी जो है हमलावर है, इस्तीफे की भी उनकी मांग हो रही है, INDIA गठबंधन उससे कितना प्रभावित होगा? और दूसरी चीज़, एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, एक बीजेपी की महिला ने सदन के बाहर एक बयान दिया जिसको कि बहुत वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पर कि भाई हम शरीर से भीतर नंगे ही होते हैं लेकिन कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं ना, ऐसा थोड़ी कि हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो इस तरीके के बयान जब उसके बाद आने लगे, इसका मतलब कि आपकी जो मंशा थी वो भले सही रही होगी, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया, आपका जो जेस्चर था, आपका जो बताने का तरीका था, विधानसभा में आपसे गलती हुई, आपने विधान परिषद में भी उसे दोहरा दिया। किस तरीके से आप इसका राजनीतिक पहलू देखते हैं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, INDIA गठबंधन पर इसका प्रभाव। देखिए, INDIA गठबंधन पर प्रभाव तब होगा जब इसका राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के बयान पर कोई ठोस आंदोलन, गठबंधन या एक मूव कुछ दिखेगा।
लेकिन ये कैसे दिखेगा कि अगर कौन बोल रहे हैं? नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा तो उस पर नरेंद्र मोदी जी को बोलने का हक है क्या? जो खुद 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला करते थे, जो सोनिया गांधी को विधवा और क्या क्या गाय वगैरह बोला करते थे, तो उनके बोलने की विश्वसनीयता क्या होगी? तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस मुद्दे पर कोई पॉलिटिकल लामबंदी नीतीश कुमार के अगेंस्ट हो सकेगी, क्योंकि बोलने वाले का भी मुंह होना चाहिए। आप बेदाग होंगे तब तो चुनावी मौसम है, इतनी आसानी से छोड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ, वो बोलेंगे, लेकिन जनता तो ऐसे परखेगी। दूसरी बात है कि एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि सदन के भीतर एक विशेषाधिकार होता है, सदन का भी और सदन के सदस्यों का भी। और जब से टीवी में प्रसारण होने लगा है, ये विशेषाधिकार ही क्वेश्चनेबल हो गया है। इस सदन के भीतर जब कोई बात होती है तो वहाँ के लोगों के बीच सदस्य होती है, और नीति निर्माता किसी भी हद तक जा कर के बात कर सके ये छूट होती है, क्योंकि उस पर कानून भी लागू नहीं होता, न्यायालय में भी नहीं जा सकती। इसके पीछे मकसद इसका ध्यान तो रखेगा ना कि महिला विधायक बैठी हुई हैं, हम किस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जेस्चर क्या दिखा रहे हैं। पब्लिक डोमेन में जो विमर्श होता है उस हिसाब से आपका प्रश्न सही है। अगर इसका सीधा प्रसारण नहीं होता तब हम इस तरह से बात ही नहीं कर रहे होते, तब सदन के लोग प्रतिक्रिया दे रहे होते कि सही है गलत है, क्योंकि फिर यहाँ विशेषाधिकार ही खत्म हो गया ना। भाई ये सोचना पड़ेगा कि सदन का विशेषाधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा, एक सदस्य का विशेषाधिकार कैसे सुरक्षित रहेगा। या पब्लिक डोमेन में ही चर्चा होनी है, उसी पर वही तय करेगा कि नीतीश कुमार सही है या गलत है, तो फिर सदन में बोलना बंद कर दिया जाए। फिर ये जो पूरा सिद्धांत है कि बाहरी प्रभाव से तटस्थ रहते हुए सदन के भीतर नीतियों के निर्माण करते हुए किसी भी हद तक जाकर चर्चा होगी, ये फिर तो थॉट पर ही हथौड़ा पड़ गया ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी, इसके अलावा हम अब भी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में हम भी बोल रहे हैं, हम कैसे समर्थन कर सकते हैं नीतीश कुमार ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम फिर भी लुके छिपे बोलते हैं। सेक्स एजुकेशन बता रहे थे, भाषा भले गलत हो, बात जरूर सही है, इस तरह की बातें बोल के फिर भी हम समर्थन करने लगते हैं। हम इस तरह से लुके छिपे समर्थन भी नहीं करना चाहते। हम तो अगर समर्थन करना चाहते हैं तो खुलकर कंटेंट पर करना चाहते हैं, और नहीं तो हम फिर विरोधी करना चाहते हैं। सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से एक पॉलिटिशियन ने जो कुछ बोला है उनको, और जिसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ी है, अगर इतना ही गट्स था, इतना ही दम था तो बोलते कि हाँ हम क्रांतिकारी बात बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो भाषा जो भी है हम सही है। लेकिन उन्होंने वो गट्स नहीं दिखाया, उन्होंने माफ़ी मांगी। जब जो व्यक्ति खुद बोल रहा है उसी से माफ़ी मांग रहे तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? ऐसे भी मैं तो सैद्धांतिक बात कर रहा था, लेकिन समर्थन नहीं किया जा सकता है ऐसी बातों का। इसके बाद ये है कि नीतीश कुमार ने जो कुछ बोला है, इसके बाद जीतन राम मांझी जी के बारे में बोल दिया है। भाई जीतन राम मांझी चलिए वो अयोग्य थे उनके मुताबिक, तो एक अयोग्य को मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बिठाने वाला भी वो खुद को बता रहे। बताइए, एंटी डेमोक्रेटिक बयान है ये कि एक व्यक्ति किसी को मुख्यमंत्री पर पद पर बिठा रहा है। तो जो अयोग्य व्यक्ति को उनके हिसाब से अगर कोई मुख्यमंत्री के चेयर पर बिठा रहा है तो उससे बड़ा अयोग्य कौन हो सकता है? जो स्वयं सबसे बड़ा अयोग्य है, जो किसी अयोग्य को बैठा रहा है। तो इस तरीके से ये बयान जो है नुकसानदेह है इंडिया गठबंधन के लिए जी। लेकिन इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन इसलिए को क्वेश्चन में नहीं खड़ा किया जा सकेगा क्योंकि अपोजिशन जो है स्वयं नैतिक बल नहीं रखता है। चलिए, ये आपके अपने विचार हैं जी। देखिए, जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था निश्चित रूप से, और उस वक्त जीतन राम मांझी को कितने लोग जानते थे इस देश में? बिहार में लोग जानते थे क्योंकि मंत्री थे वो। और नीतीश कुमार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था कि अपने बाद एक अपने महादलित नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सौंपी। उन्होंने वो नहीं किया कि लालू प्रसाद यादव ने जैसे राबड़ी जी को मना दिया था। लेकिन जीतन राम मांझी ने जिस तरह किया 10 महीने में, और जिस तरह नीतीश कुमार को देखा करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई और पींगे बढ़ाई, और तो वो निश्चित रूप से एक तरह से राजनीतिक छल था नीतीश कुमार के साथ जो जीतन राम मांझी ने किया। और उसके बाद कोई मुख्यमंत्री फिर ऐसी स्थिति में अपने बेटे, अपनी बीवी, अपने भाई, अपने रिश्तेदार को ही बनाएगा। वो जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया था नीतीश कुमार ने, उसको जीतन राम मांझी ने उस
उस प्रयास को निष्फल किया। इसलिए जीतन राम मांझी भी दूध के धुले हुए नहीं है इस मामले में। और उस समय उनकी आलोचना भी इस विषय पर हुई थी कि आपने डिच किया है, आपने धोखा दिया है। चलिए अब वापस से नीतीश कुमार पर ही चर्चा करेंगे। समीर सर, जिस तरीके से प्रेम जी ने कहा कि नुकसान तो है, क्या जो एक पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार हो सकते हैं INDIA गठबंधन के नेतृत्व कर सकते हैं, राहुल गांधी का लगातार चर्चा हो रही है क्योंकि कांग्रेस एक सबसे लार्जेस्ट बड़ी पार्टी है उस गठबंधन की, तो क्या अब ये समझें कि राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ दिख रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि राहुल गांधी के लिए एकदम रास्ता साफ है। देखिए, नीतीश कुमार से इस तरह की भाषा का कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन आप देखोगे तो 1985 में वो विधायक बन गए थे, मतलब लगभग 40 साल का उनका सार्वजनिक जीवन रहा है। और मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं नीतीश कुमार की राजनीति को देखता हूँ या भारत की राजनीति को देखता हूँ, 40 साल में मुझे कोई ऐसा नेता मिला होगा जिसकी स्वीकार्यता पार्टी के अंदर भी रही है और विपक्ष के अंदर भी रही है और बहुत सम्मानीय नेता रहे। उनके अपने जीवन में परिवारवाद का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, हमेशा संयमित भाषा बोले। इसके पहले अगर आप, मुझे नहीं लगता कि ऐसा नीतीश कुमार ने बयान दिया होगा जिसको लेकर पूरी दुनिया में या देश के अंदर हो हल्ला मचा होगा। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार का जीवन बहुत एक स्वच्छ छवि का रहा है इस मामले को लेकर। उन्होंने जो बयान दिया निश्चित रूप से वह निंदनीय है, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि उम्र के एक दौर में आकर कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी कुछ बोल देता हो सकता। और नीतीश कुमार के साथ मुझे व्यक्तिगत रूप से लग रहा है कि काफ़ी दिनों से आप इसका मतलब वो जो बोल देते हैं या जो रिएक्ट करते हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं होता वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जब एक गृह मंत्री से उनको फ़ोन करना था, वो खुद गृह मंत्री बिहार के, वो अधिकारी से कहते हैं कि गृह मंत्री को फ़ोन लगाओ, तो अधिकारी कहता है सर गृह मंत्री तो आप ही हो। इसके बाद जब 16 अगस्त को अटल सदैव अटल के लिए आए थे, वहाँ पर उन्होंने परिक्रमा की, जब RJD के नेता और कांग्रेस के 2 नेता ने उनसे कहा कि आपको इस समय इंडिया गठबंधन के आप बड़े नेता हो, बीजेपी के खिलाफ हम इंडिया गठबंधन बनाया है, तो आपको वहाँ जाने से बचना चाहिए था। तो बोले मैं कहाँ गया, हम गए ही नहीं, मैं वहाँ पे, आपको किसने कहा मैं वहाँ गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने जो बोला है वो उन्होंने पूरे होशोहवास में नहीं बोला होगा। हो सकता है जैसे स्थितियों के समय बोल गए, जब उन्हें याद आया कि मैंने जो बोला है वह बहुत गलत था, तो उन्होंने माफी भी मांगी उस बात को लेकर। लेकिन विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी बिल्कुल ये बोला उन्होंने 2 जगह, लेकिन उन्होंने माफी भी मांगी उसके बाद, जब उन्हें लगा निश्चित रूप से उसका हल्ला मचना था, इसमें कोई दो राय नहीं था। और नीतीश कुमार के अलावा कोई दूसरा नेता होता तब भी इतना बनता, लेकिन नीतीश कुमार ने बोला इसलिए इसका ज्यादा रिएक्शन हुआ। और आप संवैधानिक पद पर भी इस बात का जिक्र करा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर नीतीश कुमार की स्थिति तो बहुत मजबूत रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जब बोला तो मुझे उम्मीद थी कि शायद ममता बनर्जी इस बात का विरोध करेगी या कहेगी कि नीतीश कुमार को संयम बरतना चाहिए था शब्दों के चयन के समय। राहुल गांधी कुछ बोलते या प्रियंका गांधी बोल देती या कोई और सहयोगी बोलते, किसी का इस संदर्भ में बयान नहीं है और निश्चित रूप से बयान नहीं आता। अगर विपक्ष का भी कोई नेता बोलता है तो दूसरे लोग उसके समर्थन विरोध नहीं करते तो समर्थन में भी नहीं आते हैं। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है कि इंडिया के गठबंधन के नेताओं ने नहीं बोला। मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन में अब नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो बनी रहेगी। इस एक बयान से ऐसा नहीं होगा कि नीतीश कुमार को विपक्ष खारिज कर देगा और कह देंगे कि आप घर बैठ जाइए हम संभाल लेंगे। नीतीश कुमार की जो देश की राजनीति के अंदर स्वीकारता है विपक्षी दलों के अंदर, यह कांग्रेस भी जानती है कि कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी से ज़्यादा नीतीश की स्वीकारता है। ममता बनर्जी नीतीश कुमार की भी बात मान लेगी, नीतीश कुमार की वो हैसियत है कि वो ममता बनर्जी से बात कर सकते हैं, वो राहुल गांधी को भी समझा सकते हैं, वो स्टालिन को भी समझा सकते हैं, वो अरविंद केजरीवाल को भी अपनी बातों से कन्विंस कर सकते हैं। तो उम्र के जिस दौर में है और राजनीतिक अनुभव के जिस दौर में, उसका इस्तेमाल इंडिया गठबंधन मोदी के सामने इंडिया को मजबूत करने के लिए करेगा और मुझे नहीं लगता कि इससे इंडिया गठबंधन में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला है। नीतीश कुमार की जो पोजीशन है वो बनी रहेगी। अब नीतीश कुमार ने माफी मांग ली तो मुझे लग रहा है कि ये मामला आज तो कल ठंडा हो जाना चाहिए, शांत होना चाहिए, लेकिन चूंकि राजनीति है, प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अपनी रैलियों में जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत जिक्र किया उस बात का, आगे भी रैलियों में करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पे समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। अभी मैं परसों की बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा से कहा है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है इसको आप बिहार में घर घर तक पहुंचाइए और हो सके तो ऐसा योजना बनाइए कि 2024 तक सारी महिलाओं तक ये बात पहुंचे कि इंडिया गठबंधन के नेता कैसा बयान देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिक रूप भी देख रही है कि कैसा इसका फायदा लिया जा सकता है और निश्चित रूप से विपक्ष का कोई बड़ा नेता अगर कोई इस तरह की बात करता है तो राजनीतिक दलों का ये काम है कि उसका राजनीतिक लाभ कैसा ले सकते हैं वो लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार का जहाँ तक इंडिया गठबंधन है, नीतीश कुमार के व्यक्तिगत छवि पोजीशन के लिए कोई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। इंडिया गठबंधन में जो उनकी पोजीशन बनी हुई है मुझे लगता है वो बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, ऐसा समीर जी का कहना है कि वो बिल्कुल भी उनकी छवि को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन संजय जी, कल प्रशांत किशोर जो कि बहुत रणनीतिकार माने जाते हैं, नीतीश के साथ बहुत समय उन्होंने बिताया है,
वो कहते हैं कि ये नीतीश कुमार का राजनीति का क्लाइमेक्स है। बट समीर सर ऐसा कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में उनके साथ उस तरीके का कोई भी व्यवहार जैसा नहीं होगा कि भाई आप घर बैठ जाओ जैसा। आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज कि नीतीश कुमार का जो कद है वो क्या अब डाउनफॉल की तरफ होगा इस तरीके के बयान के बाद? देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हर चीज़ मेरा सार्वजनिक होता है, और कहा जाता है कि इस तरह की जो भाषा है, जो शब्दावली उन्होंने यूज़ करी है, वो एक अनपढ़ आदमी कर सकता है। लेकिन जब पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की भाषा और उसके अपना जो जिसको हम कहते हैं अपना तरीका है उसको अगर व्यक्त करता है और वो सदन में व्यक्त करता है, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी जो गिरावट है उसकी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है, और दूसरा उसका मेंटल हेल्थ या तो मेंटली इल हो चुका है, तभी इस तरह की भाषा का उपयोग करता है। देखिए, ऐसा है कि विदेशों में कई है, अपने हिंदुस्तान में तो नहीं, मैं तो मैंने ट्वीट भी किया, तो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। विदेशों में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो अपना सर्टिफिकेट नेता को भी दिखाना पड़ता है कि मेंटली मैं फिट हूँ। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, नेता सर्वोपरि हैं। अब देखिए, बात हो रही है कि उनको ऐसा भाषा बोलनी चाहिए तो नहीं बोल। देखिए, सेक्स एजुकेशन पे आप बोल सकते हो, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया गया, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, वो कहीं ना कहीं अशोभनीय थी। अब मैं आता हूं आपके मुख्य प्रश्न पे कि ये जो नीतीश जी ने बयान दिया उनके कैरियर पे क्या होगा, या प्रशांत किशोर जी ने क्या बोला। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं वो इस समय अपनी जो राजनीतिक जो स्तर था उससे गिरते चले जा रहे हैं। अब उनका ना स्तर बिहार में रहा है, ना ही उनका स्तर देश में रहा। देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी अपनी पार्टी को बनाने में सक्षम ना रही तो उस पार्टी को पार्टी नहीं कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि क्या उनका अस्तित्व एनडीए में है, देखिए, मैं जो अलायंस है, अलायंस कोई भी किसी के साथ बना सकता है, लेकिन अलायंस का अस्तित्व ही क्या है? आपने देखा है, विधानसभा हो रहा है, सारे गणमान्य व्यक्ति हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप एमपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस झगड़ा कर रही है, अपने अलायंस को आप इज्जत नहीं दे रहे हो। हम तो बार बार ही कहते हैं इस अलायंस का औचित्य वहाँ होता है जब 3-4 बड़े नेशनल जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो अलायंस बनाते हैं। जो क्षेत्रीय दल है उनका अलायंस बनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? हम ये बताइए, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीट मिलेगी, या टीएमसी को कितनी सीट मिलेगी, या डीएमके को कितनी सीट उत्तर प्रदेश में मिलेगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप अलायंस बना सकते हो। रहा ये सूत्रधार थे, नो डाउट, इन्होंने अगर बोला जाए तो जनक है ये अलायंस बनाने वाले, ये जनक कहे जाएंगे। लेकिन इनकी जो एक रेपुटेशन है वो क्या है? आप हो सकता है बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हो, बहुत अच्छे आपके सबसे संबंध हो सकते हैं, आप 4 आदमी को बैठा सकते हो, लेकिन वो 4 आदमी आपकी बातों को मानते कि नहीं मानते, बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। जहां तक बात हो रही है कि उनकी पृष्ठभूमि कैसी रहेगी अलायंस में, देखिए, उनकी पृष्ठभूमि ना पहले थी सूत्रधार के अलावा, ना आने वाले समय में होगी। जब हम 2024 की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता 2024 में ऐसा जो अलायंस, मैं इंडिया अलायंस इसलिए नहीं बोलता कि भैया हमारा देश है, उस देश से हम बहुत प्यार करते हैं पर्सनली, हम इंडिया अलायंस बोल नहीं सकते क्योंकि इंडिया का अपमान नहीं कर सकते। ये कुछ महत्वाकांक्षी लोगों का एक गठजोड़ है जो अपनी जो राजनीतिक जमीन है वो खसक चुकी है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों का गठजोड़ अगर बन जाता है तो उसको अलायंस बोल सकते हैं, बोलना भी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष हो, लेकिन उनकी छवि है ही नहीं। वो अपने प्रदेश में ही मतलब आज के दिन में अगर हम बोलते हैं 5 सीट भी अगर आरजेडी उनको दे दे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि उसका कारण है भाई, एक लोकसभा में तकरीबन 7 से 8 विधानसभा होती हैं, उस हिसाब से अगर पुराना चुनाव देखा जब विधानसभा हुआ तो उस हिसाब से उनको 5 सीटें ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बहुत हो जाता है कि आप किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप कुछ भी उल जुलूल बोल करके आजकल इंसान फेमस होना चाहता है, लेकिन एक नेता जो एक सदन होती, सदन की गरिमा होती, लोग बोलते हैं किसी भी लेवल पे जा सकते हो। भैया, किसी भी लेवल का मतलब नहीं कपड़ा फाड़ करके नेतागिरी करेंगे सदन में, इसका मतलब ये नहीं होता है। सदन में बैठने का मतलब ये होता है कि अब सदन में सरकार जो भी योजना बनाएगी, जब पक्ष हो या विपक्ष मिलकर योजना जो बनाएगी वो जनता के लिए बनाएगी, और आप जनता के रोल मॉडल होते हैं। जब रोल मॉडल होता है वो रील मॉडल बनने लगेगा तो समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमें लग रहा है कि रोल मॉडल से आजकल के नेता रील मॉडल हो रहे हैं, जहाँ जिससे समस्या खड़ी होगी ही होगी। बिल्कुल, संवैधानिक पद पर बने रहने की एक जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर, जैसा कि समीर सर भी कह रहे थे कि महिला वोटर्स जो हैं उन पर इस वक्त सभी पार्टियां बहुत केंद्रित हैं। महिलाओं तक ये संदेश कि इंडी अलायंस या INDIA अलायंस का जो भी एक नेता है, अगुआ है, वो इस तरीके की बात महिलाओं के बारे में सोचता है, उनके लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसे बीजेपी इस समय जो चुनावी राज्य हैं जहां पर अंधाधुंध प्रचार चल रहा है, वहां कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो जाहिर है राजनीतिक दल उसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया
तो कोशिश कर रही है, लेकिन ये मुद्दे बहुत क्षणिक होते हैं। अब सनातन की बात कहीं हो रही है? जिस वक्त उदयनिधि ने कहा था उस वक्त ऐसा लग रहा था कि 24 तक सनातन ही चलेगा। अब पूरे विधानसभा चुनाव में कोई बात कर रहा है सनातन की? नहीं कर रहा है ना। तो ये भी आप देखिएगा, अभी चुनाव कुछ थोड़ा बहुत चलेगा, उसके बाद ये डाउन। दरअसल इसमें एक राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। नीतीश कुमार के बयान को इसलिए तूल दिया गया है, महिला विरोधी इसलिए किया गया। बयान तो आपत्तिजनक मैं पहले कह चुका हूँ, उस पर तो किसी को वही नहीं है। और शायद रिकॉर्ड से निकाला गया कि नहीं निकाला गया, ये अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष जी ने क्या किया होगा। दरअसल जो काम नीतीश कुमार ने किया है अभी, जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण जारी करके उसको डाइल्यूट करने की भी कोशिश है। वो इतना बड़ा काम हुआ है कि बिहार से एक, देखिए 2 राज्य इस देश में ऐसे हैं जहां कोई घटना होती है उसका असर पूरे देश में पड़ता है। एक उत्तर प्रदेश और दूसरा बिहार। उत्तर प्रदेश में 25 लाख दिए जलाए जा रहे हैं अयोध्या में दिवाली के दिन, उनकी प्राथमिकता दीपक जलाना है। मंदिर बन रहा है राम जी का, उसका एक भव्य आयोजन पूरा हो रहा है 24 के लिए जनवरी में। तो वो एक बड़ी घटना है, परिघटना होगी जो पूरे देश को प्रभावित करेगी। बिहार में सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए और अब आर्थिक सर्वेक्षण भी आ गया और वो भी बता दिया गया किस जाति में सरकारी नौकरियों में कितने लोग हैं। तो ये इतना बड़ा खुलासा है कि ये पूरे देश की राजनीति को बदलने की क्षमता रखता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है, क्योंकि उसने झेला है मंडल की राजनीति को। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या की परिघटना के बाद भाजपा को उम्मीद थी कि पूरे देश में उसकी सरकार बनेगी जब वो बाबरी मस्जिद टूटी थी। लेकिन हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में वो हार गई चुनाव, क्योंकि मंडल इफेक्ट था। वो मंडल इफेक्ट था जो मुलायम सिंह और काशीराम का जो गठबंधन हुआ उसने पूरा सीन बदल दिया। तो और उसके बाद भाजपा ने कमंडल और मंडल को एक किया, उसने मंडल के हाथ में कमंडल पकड़ा दिया और अपना पूरा एक सामाजिक न्याय जो ताना, जिसको गोविंदाचार्य जी ने सोशल इंजीनियरिंग कहा था, वो एक ताना बना बना करके पिछड़ों को, जो 50% पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग अपने साथ गोलबंद किया, जो 2014, 2017, 2019 और 2022 तक हमने उत्तर प्रदेश में देखा और बिहार में भी तमाम चुनावों में देखा। तो नीतीश कुमार के इस कदम से जो उन्होंने जाति जनगणना और ये किया है, उससे वो पूरा सिजरा बिखरने का खतरा है, आशंका है। इसलिए उसको जितने तरीके से डाइल्यूट किया, अब नीतीश कुमार की छवि बना दो बिल्कुल महिला विरोधी की। सही कहा राहुल जी ने कि महिलाओं को लेकर के जब मैं 2015 में कवर कर रहा था चुनाव, तो वहाँ जिस तरह से बच्चियाँ स्कूल जा रही थी साइकिल चलाते हुए, वो इतना अच्छा मुझे लगता था कि 20-20, 25-25 लड़कियाँ एक साथ साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रही हैं। मैंने कहा ये तो बड़ा साइलेंट रिवोल्यूशन हुआ है। और मैंने लिखा था अपने यहाँ कि किस तरह साइकिल देने से लड़कियां जो है उनका एम्पावरमेंट हुआ। शराबबंदी का उदाहरण दिया उन्होंने। और आपको बताऊं, मैं सवर्णों के गांव में घूम रहा था और सवर्णों के गांव में, जहां 2015 की बात मैं कर रहा हूं जब लालू नीतीश एक साथ थे, सवर्णों में जहां पुरुषों से आप बात करो तो वो कहते थे हम तो बीजेपी का समर्थन करेंगे, लेकिन महिलाओं से बात करो तो वो नीतीश कुमार का नाम लेती थी। क्यों? साइकिल और जो सैनिटरी पैड्स के लिए उन्होंने एक भत्ता मशीन जो दिया था, ये इश्यूज नीतीश कुमार ने एड्रेस किए हैं। तो नीतीश कुमार को महिला, एक बयान से महिला विरोधी साबित करना बिहार की महिलाएं भी जानती हैं कम से कम। और फिर ब्रजभूषण शरण सिंह कहाँ जाएंगे? अगर बीजेपी नीतीश कुमार के बयान को मुद्दा बनाएगी तो क्या जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला सामने लेकर नहीं आएंगे? वो वीडियो नहीं दिखाएंगे कि जिस तरह महिला पहलवानों को दिल्ली में किस तरह पुलिस ने वो किया और वो अपना मेडल तक गंगा में बहाने गई, ऋषिकेश। ये सारी घटनाएं भी इस देश ने देखी हैं। तो महिलाओं को एड्रेस अपने अपने तरीके से दोनों गठबंधन करेंगे, दोनों खेमे करेंगे। अब ये महिलाएं तय करेंगी, क्योंकि कहीं महिलाओं को नीतीश कुमार प्रभावित करते हैं, तो कहीं मोदी जी प्रभावित करते हैं, तो कहीं राहुल गांधी प्रभावित करते हैं, प्रियंका। तो ये अलग अलग तरीके से वोट डालने महिलाएं अपने हिसाब से देंगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बयान को लेकर के अब पिछले कुछ दिनों से, अब उनसे माफ़ी मांगने के बाद अपने आप ये मामला जो है ठंडा पड़ गया है। अब इंडिया गठबंधन की जहाँ तक बात है, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि भाई ये तो ऐसे ही गठबंधन बन गया, ये बन गया, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। गठबंधन हमेशा ऐसे ही बनते हैं। 77 में भी जब जनता पार्टी में मर्ज हुआ था तो बड़ी पार्टी उसमें कौन सी थी? राष्ट्रीय, उसमें चौधरी चरण सिंह का लोकदल, जनसंघ और मोरारजी देसाई की पार्टी, 4-5 पार्टियां थी, मिलकर बनी थी। बाद में उस गठबंधन ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। 89 में वीपी सिंह
के नेतृत्व में जो गठबंधन बना, जनमोर्चा बना, जनमोर्चा के बाद जनता दल बना, जनता दल के बाद राष्ट्रीय मोर्चा बना, नेशनल फ्रंट, उसमें तमाम सारे, उसमें भी बीजू पटनायक कोई उत्तर प्रदेश में चुनाव थोड़ी लड़ने आए थे, ना NTR लड़ने आए थे बिहार में, अपने अपने राज्यों में ही लड़े थे। तो जाहिर है ममता बनर्जी बंगाल में लड़ेंगी, लालू नीतीश बिहार में लड़ेंगे, और ये वैसे भी गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं था, ये तो पहले से दिन से स्पष्ट है। अब अखिलेश जी वहाँ लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश, अच्छा ये खाली यही थोड़ी होता है, चिराग पासवान बिहार में लड़े, NDA में रहते हुए उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, NDA के उनके। मेघालय में मुकुल संगमा को सबसे भ्रष्ट CM कहा प्रधानमंत्री जी ने भी, गृह मंत्री जी ने, और उसके बाद फिर सरकार चलाई थी 5 साल मिल करके, और उसके बाद फिर तुरंत जो है सरकार में शामिल हो गए। त्रिपुरा में क्या हुआ, एक दूसरे के खिलाफ लड़े और टिवरी माथो और सब मिलकर फिर सरकार में आ गए। तो ये भारतीय राजनीति में ये बहुत परिवर्तनशील राजनीति है मौजूदा दौर। 6 महीने में लोग भूल जाते हैं किसने कब क्या कहा। 3 बार मायावती से गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश में, और 3 बार जब गठबंधन टूटा तो क्या क्या बयान आए एक दूसरे के खिलाफ। तो ये कोई स्थायी प्रवृत्तियां नहीं है भारतीय राजनीति की। ये जैसे गंगा पानी नदियों में बहता है ना, तो बहता ही चला जाता है, और आगे अगला पानी की दूसरी खेप आ जाती है, फिर तीसरी खेप आ जाती है। तो अभी 24 तक पता नहीं गंगा, जमुना, गोमती, महानदी, कावेरी में कितना पानी बहेगा, कितनी खेप आएगी। एक जो ओवरऑल एनालिसिस है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के बयान की सभी निंदा करते हैं। हालांकि उनकी मंशा जो कही जा रही थी कि वो अपने बिहार के लिए आंकड़े बताने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने इस पर माफ़ी भी मांग ली। अब जो हमारे पैनल की तरफ से एक जो ओवरऑल एनालिसिस आया वो यही कहता है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और चुनाव पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। विनोद सर ने भी जैसे कहा कि वो बहता हुआ पानी वाला मामला है, वो कई सारे मुद्दे ऐसे आते रहेंगे। बहुत संक्षेप में सबसे छोटी छोटी टिप्पणी सिर्फ नीतीश कुमार के लिए। प्रेम सर, नीतीश कुमार का कद अब यहाँ से प्रशांत किशोर के बयान से अगर देखा जाए तो उनका क्लाइमेक्स है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार अभी भी वैसे ही रहेंगे? क्योंकि उनकी सत्ता में जब बिहार में जब वो लगातार शासन में है तो यही माना जाता रहा था कि बिहार में वो वापसी ही किस लिए किए हैं, क्योंकि महिलाओं ने उन्हें वोट दिया है और ज़बरदस्त तरीके से वोट दिया। बट क्या अब यहाँ से उनका फॉल कुछ आप ऐसा देखते हैं? बहुत संक्षेप में समझूँ तो देखिए, प्रशांत किशोर के स्टेटमेंट से नीतीश कुमार का कद तय नहीं होता है। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल रणनीतिकार रहे, आज खुद राजनीति में आने के लिए लालायित हैं, तरह तरीके से जनता से कैसे जुड़ें। जिस कद पर पहुँचे नीतीश कुमार, वहाँ पहुँचने के लिए तरस रहे हैं प्रशांत किशोर। वो क्या बताएंगे नीतीश कुमार का कद क्या होगा? और नीतीश कुमार ने तो खुद अपनी पार्टी में उनको जगह दी थी। तो नीतीश कुमार ने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जिसमें कि वो अपरिहार्य बने रहे, चाहे NDA के लोग रहे, चाहे महागठबंधन के लोग रहे, सबने नीतीश कुमार को चाहा। हालांकि इस कीमत पर चाहा कि लोग नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते रहे, जबकि पलटू राम तो ये लोग हैं, NDA है पलटू राम, या महागठबंधन के लोग पलटू राम है, लेकिन नीतीश कुमार को पलटू राम बोलते रहे। अब नीतीश कुमार ने एक नेशनल लेवल पर इंडिया गठबंधन को एक समा बांधा है, जोड़ा है। तो यहाँ से उनको इस तरह के जो बातें उन्होंने की, जो उन्होंने अवसर दिए, यहाँ से वो सीख ले सकते हैं कि हमें कोई अवसर नहीं देना है जिससे कि हमारा मूल गोल जो है नेशनल पर्सपेक्टिव में विकल्प देना, वहाँ पर कोई आँच आए। यहाँ से वो सीख ले सकते हैं और तुरंत माफ़ी मांग करके उन्होंने इसका संकेत भी दिया है कि वो सीखने के लिए तैयार हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में और मजबूती से वो इस गठबंधन का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। राहुल सर, आपकी छोटी सी टिप्पणी, कितना छवि को नुकसान और भविष्य कैसे? देखिए, मुझे नहीं लगता कोई छवि को नुकसान होगा। और नीतीश कुमार जिस स्थिति में है इस वक्त, मुझे लगता है जब भी कोई गठबंधन बनता है तो उसमें एक ऐसा नेता चुना जाता है जो सब कुछ साथ लेके चल सके, ये सर्वमान्य हो। नीतीश कुमार वैसे नेता हैं जिन पे सब एग्री कर सकते हैं, जिनके साथ सब चल सकते हैं। अगर आप याद करें, NDA जब सरकार बनी थी तो उसमें भी किस तरह का गठबंधन था? क्या ममता बनर्जी और BJP की जो उनकी सोच है वो मिलती है? क्या जयललिता और BJP की सोच मिलती थी? क्या BJD और BJP की सोच मिलती थी? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई सोच के साथ कोई गठबंधन बनता है। राजनीतिक कारणों से गठबंधन बनता है। ये गठबंधन जो बना है वो BJP के खिलाफ गठबंधन है, ताकि BJP को चुनौती दी जा सके 2024 में। और नीतीश जो है एक पोटेंट लीडर है, एक ऐसे नेता हैं जिनको आगे ये गठबंधन लेके चल सकता है। बिल्कुल, यानी आप भी मानते हो कि नुकसान इतने उनकी छवि को नहीं होगा। समीर सर, आपकी इस पर राय?
देखिए, मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार, मैंने 72-73 साल के नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और पिछले विधानसभा चुनाव में वो कह चुके थे कि मेरा आखिरी चुनाव है। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार अगले लोकसभा चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय नहीं रहेंगे। बिहार के अंदर नया नेतृत्व देखने को मिलेगा। अब कैसा नेतृत्व देखने को मिलता है? क्या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे? क्या जेडीयू से कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा? या क्या नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद क्या राजनीतिक लाइन लेते हैं? अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन, जिसका वो इस समय लीड कर रहे हैं, बेसिकली संयोजक तो नहीं है लेकिन प्राविधिक भूमिका में, अगर प्रधानमंत्री मोदी को कोई बड़ी चुनौती नहीं दे सकते हैं, उसके बाद अगर गठबंधन टूट जाता है तो नीतीश कुमार अपनी राजनीति कैसे लेके जाएंगे? क्या फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वापस जुड़ेंगे लालू को छोड़कर? तो मुझे लग रहा है कि अभी बहुत कुछ नीतीश कुमार की राजनीति 2024 के परिणामों पर डिपेंड करती है। 2000 का जो परिणाम आएगा उसके हिसाब से नीतीश कुमार की आगे भविष्य की रणनीति नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि वैसे भी नीतीश कुमार के पास, और जिस हिसाब से उनकी स्थिति है, वो 5 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति के अंदर नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार के पास बहुत लंबा समय, ये नीतीश कुमार जानते हैं और इसीलिए उन्होंने ये इंडिया गठबंधन बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है कि वो जानते हैं कि अगले 4-5 साल में मैं कोई बड़ी भूमिका भारतीय राजनीति में निभा के जाऊँ, जिससे मुझे हो सकता है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि आने वाले समय में वो उपराष्ट्रपति के लिए दावेदार बन जाए, उनका नाम चले, उन्हें समर्थन मिले लोगों का कि आप उपराष्ट्रपति की लड़ी, हम आपको समर्थन देंगे। हो सकता है भविष्य में भारतीय जनता पार्टी उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने के लिए समर्थन दे दे। अगर बिहार में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा सहयोग करके जाते हैं तो अभी सब भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन इस इंसिडेंट से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं, अभी इनकी छवि कोई नुकसान नहीं होगा। 2024 तक नीतीश कुमार एक बड़े नेता बने रहेंगे। बिल्कुल। संजय जी, इसी पर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी, कितना नुकसान उनकी छवि? जहां तक बात आ रही है कि उन्होंने क्या बयान दिए, हमें नहीं लगता इस बयान से बहुत ज़्यादा उनके इमेज पे, उन पे छवि पे कोई डेंट आने वाला है। बिल्कुल नहीं आएगा। हाल जहाँ तक आप बात करती है राजनीतिक, उनका राजनीतिक कैरियर क्या होगा, देखिए उनके राजनीतिक कैरियर का जो ग्राफ है वो गिरता चला जा रहा है, वो गिरता चला ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव तलाश रहे हैं, चाहे वो जैसे भी सर ने बताया कि वो गठबंधन बनाने का कारण ये था, वो कुछ और छवि अपनी देखना चाह रहे हैं। बहुत हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा 2024 के बाद हो सकता है, देखिए भविष्य में क्या है हम सबको कुछ नहीं पता, लेकिन 2024 में अगर एनडीए की गवर्नमेंट बन जाती है तो कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक जो समीकरण वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो सूरज है इनका राजनीति का वो अस्त होने की तरफ है। लेकिन इस बयान से हमें नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए नेता बयानबाजी देते रहे हैं और हम भारतीयों की एक आदत है, हम बहुत जल्दी अल्प मतलब क्या बोलते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कह सकते हैं जैसे सर ने बोला, और हम लोग को जल्दी भूलने की आदत है। खासतौर से भारतीय वोटर्स के लिए बहुत सारे जो इंग्लिश राइटर्स हैं वो भी लिखते हैं कि भारतीय वोटर्स जो हैं बड़े भुलक्कड़ टाइप के होते हैं। कार्यक्रम के अंत में है अम्मा, मैं सिर्फ सर से एक बहुत सरल टिप्पणी इस पर चाहूँगी कि नीतीश कुमार अगर अगले 2 साल 3 साल में, जैसा कि सर भी कह रहे हैं कि शायद वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या उम्र का जो भी तकाजा हो, तो क्या तेजस्वी ही विकल्प होंगे बिहार का? देखिए, पहले तो नीतीश कुमार की उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 72 साल के हैं वो, तो उनसे ज़्यादा उम्र के मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो 81 साल के हैं। मोदी जी उनसे उम्र में बड़े हैं, नीतीश कुमार से कम 1 साल तो बड़े हैं ही, 73 साल के मोदी जी भी हो रहे हैं। राजनाथ सिंह बड़े हैं, तो कई नेता, लालू जी बड़े हैं नीतीश जी से। तो नीतीश जी ऐसा नहीं है कि नीतीश जी 90 साल के हो गए, उनकी उम्र को लेकर के हम लोग एकदम से वो करने लगे, भविष्यवाणी करने लगे हों। तो 72 साल के नीतीश कुमार हैं। अब वो ये है कि जैसे आपने कहा कि उत्तराधिकारी बिहार में कौन होगा, जो गठबंधन बना हुआ है आरजेडी और जनता दल यू का, उसके हिसाब से स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव ही हैं। और ये बात नीतीश जी कई बार सार्वजनिक रूप से कह भी चुके हैं कि जब उनसे पूछा गया कि आपके बाद कौन हो, तेजस्वी कंधे पे हाथ रख देते हैं वो। लेकिन भारतीय राजनीति में जिस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं, कभी नीतीश कुमार के लिए बेस्ट समय कौन सा था, मैं बताऊँ आपको। 2015 में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और आरजेडी और महागठबंधन 178 सीटें जीत के लाया था, उस वक्त अगर 2017 में नीतीश कुमार पाला नहीं बदलते तो शायद 2019 में नीतीश कुमार ही विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा होते, और जो इंडिया गठबंधन आज बना है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2019 में बन चुका होता। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने से नीतीश कुमार उधर चले गए और सारा विपक्ष की राजनीति का जो एक तरह से वो केंद्र बन रहे थे विपक्ष की राजनीति के, कांग्रेस भी तैयार थी उनको बनाने के लिए, मानने के लिए, वो सारा अपने आप बिखर गया। अब वो नीतीश कुमार की अपनी राजनीति रही, क्या उन्होंने सोचा, क्या कहा, और उसके बाद चले गए। तो वो एक उनके लिए सबसे मुफीद समय था, क्योंकि उसके उधर जाने के बाद फिर उनकी जो एक राजनीतिक साख थी, देखिए उनकी व्यक्तिगत साख बहुत अच्छी रही,
उनकी राजनीति, उनकी जो है उनके चरित्र को लेके कभी कोई सवाल नहीं उठा, उनके आर्थिक भ्रष्टाचार पर कभी कोई सवाल नहीं उठा, आर्थिक रूप से ईमानदार माने गए, उनकी सामाजिक सारी चीज़ें जो है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो जिस तरह से बार बार इधर से उधर गए, उससे उनकी एक विश्वसनीयता, राजनीतिक विश्वसनीयता, उस पर असर पड़ा है। और अभी भी कयास लगाए जाते हैं, जैसे अभी समीर जी ने कहा कि कल को बीजेपी उनको उपराष्ट्रपति बना सकती है आ जाए, यानी अभी भी ये माना जा सकता है नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। तो ये कहीं नहीं किसी नेता के बारे में थोड़ा सा जैसे, हालांकि लेकिन नीतीश कुमार ऐसे अकेले नहीं हैं। मायावती जी 3 बार बीजेपी समझौता करके अलग हो चुकी हैं। रामविलास पासवान मौसम विज्ञानी के रूप में विख्यात हो गए थे, समझे। तो बहुत सारे नेता इस तरह के हैं जो इस तरह बदलते रहे। लेकिन नीतीश कुमार का चूंकि व्यक्तित्व इस तरह का था, उससे थोड़ी सी उनकी अपेक्षा दूसरी थी उनसे। अब भविष्य में बिहार की राजनीति में देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार में सर्वमान रूप से अपने को आकर्षित कर सके। चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं, युवा हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी सीमाएं हैं। उनकी अपनी पार्टी जो है वो अपने आप में बटी हुई है चाचा और भतीजे के बीच में, तो उनकी अपनी सीमाएं हैं। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव अपना थोड़ा सा अगर कोर्स करेक्शन अपने उसमें कर लें, अगर वो MY समीकरण जो RJD का है उसके दायरे को थोड़ा बढ़ा करके अति पिछड़े दलित और अपर कास्ट के बीच में भी रीच आउट करें, तो वो बिहार के नीतीश कुमार के बाद एक बड़े नेता बन सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक मजबूत कोर वोट है, उसमें उनको जोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कैपिटल, जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है, संजय जी बेहतर बता सकते हैं, कि आपके पास कैपिटल पूंजी अगर है तो उसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अब कैपिटल पूंजी नहीं है तो काहे के लिए बिजनेस आप करेंगे। तो वो पॉलिटिकल कैपिटल पूंजी जो है तेजस्वी यादव के पास है, और बिहार में इस वक्त सबसे ज़्यादा उनके पास है, और उसे अगर भुनाकर उसको बढ़ा लें तो शायद उनका विकल्प अच्छा है। बहरहाल हमारा जो ये विषय था मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार को लेकर, उनके बयान की कड़ी निंदा निश्चित तौर पर की जा रही है और देश भर में की जा रही है। हमारा जो विषय मूल ये था कि नीतीश कुमार के कद पर कितना असर पड़ेगा उसका, जो कि हमारे पैनल ने स्पष्ट किया कि चुनावी मौसम है इसलिए उसकी चर्चा हो रही है। उनके कद पर 2024 तक फिलहाल इस पूरे मामले से, पूरे इंसिडेंट से कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। और दूसरा, इंडी अलायंस को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक नीतीश कुमार का जो एक कद है, जो एक नेता है, वो इंडी अलायंस या INDIA गठबंधन में वो एक कह लीजिए उसके जनक के तौर पर हैं, जैसा कि चर्चा में भी निकल कर आया था कि वो जनक के तौर पर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इसका नुकसान नहीं है। सेक्स एजुकेशन की चर्चा से किसी को कोई भी विरोध उसका नहीं है, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके के सदन में उन्होंने जेस्चर दिखाया, शब्द दिखाया, उसकी कड़ी निंदा लगातार हो रही थी। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम के विषय में आए थे। आप अपनी राय इस पर ज़रूर भेजें अपने कमेंट्स के ज़रिए, इस वीडियो को शेयर करें, अमर उजाला को सब्सक्राइब करें, और आप जो कुछ भी इस कार्यक्रम में विषय के रूप में देखना चाहते हैं हमें बिल्कुल बताएं, क्योंकि आपके जो इस शो को पसंद करने का जो तरीका है, जितना आपने इस शो को प्यार दिया है, उसी से हमारी जो मनोबल है वो और ऊंचा उठता है, मजबूत होते हैं, और हम इस तरीके के पैनल के साथ और ढेरों शो करने के लिए आपके सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया हमारा कार्यक्रम देखने के लिए। अपनी राय ज़रूर रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।